हेलो एवरीवन, वेलकम टू mvidyarthi.com। आज के इस वीडियो लेक्चर यानी कि क्लास नंबर 7 के अंदर हम देखने वाले हैं हमारी धारा नंबर 46 से लेकर धारा नंबर 50। याद करो, हमारा चल रहा था राजस्थान नगर पालिका एक्ट, जिसमें हमारी ऑलरेडी 6 क्लासें कंप्लीट हो चुकी और आज क्लास नंबर 7 रहने वाली है। तो 45 धाराएं हमारी ऑलरेडी कंप्लीट है। 46 से 50 तक आज देखेंगे। याद करो, चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था 3 से लेकर 50 धाराएं हम देखने वाले हैं। 45 ऑलरेडी कंप्लीट हो गई और आज यहाँ पे 50 तक कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आज आपका चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं आपका जस्ट 30 सेकंड से 1 मिनट लेना चाहूंगा। कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है कि रेगुलर क्लासें नहीं आती, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। जैसे अभी चल रहा है हमारा आरओईओ पर क्लासें चल रही है। आप याद करो, आपके एग्जाम के अभी कम से कम 5 से 6 महीने बच रहे हैं। मेरे को पार्ट भी करवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 1 महीना लगेगा अगर मैं कंटिन्यू क्लास लेने लगा तो 1 महीने में क्लासें खत्म हो जाएगी। जिसके बाद क्या करेंगे, फिर अपन कुछ नहीं करेंगे ना, कोई काम नहीं रहेगा। इससे अच्छा यह है कि 2 दिन में 3 दिन में 1 क्लास आए, लेकिन आप उसको अच्छे से पढ़ो और उसको याद करके आओ। चलो बताओ, अब तक ये जो 6 क्लासें हुई है नगर पालिका एक्ट पे, क्या आपको वो पूरा डेटा याद है? नहीं होगा, क्योंकि इतना आसानी से याद नहीं होता। इस एग्जाम का सिलेबस इसी वजह से कम है, क्योंकि चीजें टिपिकल पड़ती है, इतनी आसानी से याद नहीं होती। तो आपका राजस्थान का जीके का पार्ट है और इधर से आपका ये पूरा पार्ट भी। तो जितना कराया मैंने, योजना ही करवा दी पूरी, फिर इधर से अधिनियम चल रहा है, जितना हो गया उनको याद करके आओ। याद करने के बाद ही नेक्स्ट क्लास अटेंड करो, इसमें आप ही का फायदा होगा। इस वजह से मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। फिर ऊपर से क्या है कि अभी जो जीके है, जीके कुछ दिन के अंदर इसी चैनल पे आने वाली है, तो उसका भी कंटेंट तैयार हो रहा है। इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इसी वजह से अब मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप नेक्स्ट क्लास अटेंड करो तो अपना पूरा रिवाइज करके आओ। 2 दिन में क्लास आ रही, कोई बात नहीं। आप याद करो, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट ले लो, वहां पे 1 दिन में एक ही सब्जेक्ट की क्लास होती है, ओनली एक सब्जेक्ट की। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब हम यहाँ पे टाइम खर्च नहीं करेंगे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं डिटेल में। हम 46 से लेकर 50, धारा नंबर 46 से लेकर 50 तक अभी हम देखने वाले हैं। तो आज की क्लास का जो ये नोट्स है, ये टुडे क्लास नोट्स अवेलेबल ऑन वेबसाइट एंड टेलीग्राम, दोनों जगह मिलेगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। आज चलो आपको मैं एक काम की बात बता देता हूँ आपके लिए। देखो, टेलीग्राम पे नोट्स ही नहीं मिलता, नोट्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें मिलती है। आप एक बार जाके विजिट करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अब आप सुनो, टेलीग्राम पे जो आपको कंटेंट अवेलेबल करा रहा है, जो अपना टेलीग्राम हैंडल कर रहा है, वो यहाँ पे कोई ऐसा वैसा नहीं है। वो यहाँ पे RS मेंस क्वालिफाइड पर्सन है, तो आप समझ सकते हो उसके पास एक्सपीरियंस है। ओनली वहां पे इंपॉर्टेंट चीजें ही पोस्ट की जाती है और उनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक से। वो टॉपिक यहाँ पे उनकी पोस्ट की जाती है, तो उनको याद रखो। हम फालतू की चीजें अपलोड नहीं करते, आप समझ सकते हो। तो अगर अभी तक आपने एम विद्यार्थी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो टेलीग्राम जरूर विजिट करना, नोट्स सारा आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अभी हम शुरू करते हैं हमारी धारा नंबर 46। अब आप देखो, धारा नंबर 46 के अंतर्गत क्या बताया गया है। धारा नंबर 46 के अंतर्गत बताया गया है अन्य नगर पालिका कृत्य। धारा नंबर 46 से पहले मैं आपको एक बार धारा नंबर 45 की कुछ झलक दिखा, मतलब थोड़ी सी शक्ल दिखा देता हूं, जिससे आपको कुछ पॉइंट याद करने में आसानी हो। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने धारा नंबर 45 देखी थी। धारा नंबर 45 के अंतर्गत मैंने बताया था मुख्य नगर पालिका कृत्य। मुख्य नगर पालिका कृत्य यानी कि जो मेन काम है नगर पालिका के, वो यहाँ पे मैंने बता रखे थे। आप देखो, जैसे कि यहाँ पे सड़कें बनाना और लाइटें लगाना, आग बुझाना, सफाई प्रबंधन का कार्य, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, कंजी हाउस, यातायात व्यवस्था, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल 15 पॉइंट है। ये यहाँ पे इनके मुख्य कार्य थे। लेकिन जो धारा नंबर 46 है, उसमें यहाँ पे मुख्य कार्य के बारे में नहीं बताया गया। धारा नंबर 46 के अंतर्गत क्या बताया गया है, अब आप खुद ही पढ़ लो। धारा नंबर 46 के अंतर्गत भैया बताया गया है अन्य नगर पालिका कृत्य के बारे में। देखो, एक होते हैं मुख्य नगर पालिका कृत्य, यानी कि जो मेन काम है वो तो आपको करने ही करने हैं। अगर आप वो काम सारे कंप्लीट कर लेते हो तो इसके बाद में क्या करती है, यहाँ पर राज्य सरकार होती है। राज्य सरकार कुछ एक्स्ट्रा काम प्रोवाइड करती है, जिससे आप थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर सको, अगर आपके पास टाइम है तो, यानी कि नगर पालिका अलग से काम कर सके। तो वो अन्य नगर पालिका कृत्य क्या क्या है वो अब आप समझ लो। फर्स्ट यहाँ पे देखो, मैंने टोटल यहाँ पे 6 पॉइंट लिख रखे हैं। पहला पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण। अब पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत क्या क्या आता है, देखो आप RS की तैयारी कर रहे हो, आप इतना बड़ा एग्जाम ROEO आप इसकी तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको पर्यावरण संरक्षण का मतलब होगा, मतलब पर्यावरण संरक्षण का मतलब आपको पता होगा। पर्यावरण संरक्षण का मतलब आपको मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, पेड़ पौधे लगाना, हरियाली की व्यवस्था करना, ये सब तो आता ही है नॉर्मल। इसके अलावा मैं अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा बताऊँ तो जैसे कि अगर मान लो कोई बंजर भूमि है, वो खेती करने योग्य नहीं है, तो उसको खेती करने योग्य बनाना। प्रदूषण
प्रदूषण में कमी करना, ये सब पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आता है। समझ गए? यहाँ पे अन्य नगर पालिका कृत्य के अंतर्गत आता है। सेकंड पॉइंट, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। इसमें जैसे कि देखो, स्वच्छता का मतलब तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल एक शब्द में समझ आ रहा है। लोक स्वास्थ्य का मतलब बहुत बच्चों को समझ नहीं आता, मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो संक्रामक बीमारी फैल रही है, तो उससे उससे यहाँ पे छुटकारा दिलाना, उसमें यहाँ पे उसका इलाज करने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अभी कोरोना आया था, तो कोरोना के टाइम पे आपको पता है यहाँ पे काढ़ा वगैरह पिलाया गया था नगर पालिका की तरफ से, वहां पे ये वाली व्यवस्था की गई थी, वहां पे दवाई का छिड़काव किया गया था। ये सब काम कौन करता है? नगर पालिका करती है। टीकाकरण करना छोटे बच्चों में, ये सब यहाँ पे लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं, ये अन्य नगर पालिका कृत्य के अंतर्गत आते हैं। थर्ड पॉइंट, शिक्षा व संस्कृति के कार्य। शिक्षा समझ गए होंगे, मतलब एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा फैलाना, जितना भी यहाँ पे जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन नगर पालिका की तरफ से हो सकता है उतना यहाँ पे हेल्प करना। फिर संस्कृति, आपने देखा होगा जो हमारी पुरानी धरोहरें है, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनका रख रखाव करना, कभी उनकी डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत है तो वो करवाना, उनकी सेफ्टी करना। समझ गए होंगे आप बिल्कुल शॉर्ट में। आपने देखा होगा बहुत जगह पे अगर जो आपकी जो पुरानी इमारतें हैं, जैसे कि जो भवन होते हैं, जो पुरानी बिल्डिंगें होती है, उनमें यहाँ पे म्यूजियम वगैरह खोल दिए जाते हैं, और फिर वहां पे लोगों से टिकट लिया जाता है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, और उनको यहाँ पे विजिट करवाया जाता है। तो वो पैसा लेके नगर पालिका क्या करती है, फिर वहीं पे खर्च करती है उन्हीं के रख रखाव में। तो ये किस में आ जाएगा? ये आपका अन्य नगर पालिका कृत्य के अंतर्गत आ जाएगा। 4 नंबर का पॉइंट, लोक कल्याण के कार्य। लोक कल्याण, अब लोक कल्याण में देखो, बिल्कुल शब्दों से पता लग रहा है, अगर कोई आरएस की तैयारी नहीं कर रहा, अगर कोई 10वीं 12वीं का बच्चा है ना, वो भी इसका मतलब बता देगा, लेकिन फिर भी बहुत बच्चों को नहीं पता होता। लोक कल्याण के अंतर्गत देखो, सीधी सी बात है, कुछ ऐसा काम करो जिससे सब लोगों का भला हो सके। अब वो चाहे किसी भी फील्ड में काम हो सकता है, XYZ किसी भी फील्ड में। भाई अगर आपदा प्रबंधन की जरूरत है, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, भूखमरी फैल रही है, कोई भी काम XYZ जिससे सब लोगों का भला हो सके, जिसको भी जरूरत है उसका वो फायदा उठा सके, वो लोक कल्याण के अंतर्गत आता है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? लोक कल्याण, ये अन्य नगर पालिका कृत्य के अंतर्गत आएगा। 5th नंबर का पॉइंट, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। देखो मैंने अभी जस्ट 4 और 5th नंबर का पॉइंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। आपदा प्रबंधन में क्या क्या आता है? प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रही है, ये सब प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आएंगे। तो उनका क्या करना है? यहाँ पे आपदा का उससे उससे छुटकारा पा सके, उससे निजात पा सके, उसका प्रबंधन करना। 6 नंबर का पॉइंट, सामुदायिक संबंधों के क्षेत्र में कार्य। इसका मतलब नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सामुदायिक संबंध, इसका मतलब समझो। मैं कुछ आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ जिससे समझ आ जाए। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि जैसे कोई भी अपना आर्मी पर्सन जो शहीद हो जाता है, कोई भी XYZ जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाता है, तो उस टाइम पे कि उसका दाह संस्कार किया जाता है। तो ये तो वैसे छावनी क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि यहाँ पे केंद्र सरकार उसकी व्यवस्था करती है, पूरा आर्मी की तरफ से उसका यहाँ पे व्यवस्था की जाती है, लेकिन साथ में नगर पालिका का भी रोल होता है यहाँ पे कि व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा की जाए। फिर इसके अलावा आप देखो, जब उसका साल पूरा हो जाता है, फिर वहां पे ये गवर्नमेंट की तरफ से रूल है कि भाई हो सके तो आप उनको, जब भी उनका यहाँ पे टाइम होता है, जब भी यहाँ पे 1 साल पूरा हो जाता है, 2 साल पूरा हो जाता है, तो उनको श्रद्धांजलि दी जाए। और इसके अलावा आप समझ गए होंगे सामुदायिक संबंध, मतलब ऐसे काम करो जो जिनके लोगों को जरूरत है। जैसे कि आपने देखा होगा ज्यादातर हर शहरों में मेला लगता है, आपने देखा होगा, तो उन मेलों में मतलब लोगों को जागरूक करना, समझ रहे हो आप, साफ सफाई से संबंधित जागरूक करना, और भी मेले में कई सारी चीजें दिखाई जाती है जिससे यहाँ पे अवेयरनेस फैले ज्यादा से ज्यादा। ये सब सामुदायिक संबंधों के अंतर्गत आते हैं। समझ गए आप? जो यहाँ पे मेले का जो आयोजन करवाता है वो भी यहाँ पे नगर पालिका के अंडर में ही होता है। ठीक है, तो ये धारा नंबर 46 खत्म होती है। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, जितना समझा सकता था। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको तो पॉइंट याद रखने, ये 6 के 6 पॉइंट आप रीडिंग मार लेना, आपको याद हो जाएगा। मैं PDF दे दूंगा बिल्कुल एग्जैक्ट, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा। धारा नंबर 47 के अंतर्गत क्या बताया गया है? धारा नंबर 47 के अंतर्गत बताया गया है सरकार द्वारा समूनुदेशित कृत्य। देखो 45 के अंतर्गत बताया गया था जो मेन काम है, जो मुख्य कार्य है, वो बताया गया था। 46 के अंतर्गत बताया गया था अन्य नगर पालिका कार्य, अन्य नगर पालिका कृत्य के बारे में। 46 खत्म होती है। फिर 47 के अंतर्गत आप अब पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सरकार द्वारा समूनुदेशित कृत्य। आपको समझ नहीं आया होगा इसलिए इसकी रीडिंग मारते हैं। राज्य सरकार साधारण या विशेष, राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी, देखो लिखा हुआ है, देखो साधारण या फिर विशेष आदेश द्वारा किसी नगर पालिका से ऐसे अन्य नगर पालिका कृत्यों का पालन करने की अपेक्षा कर सकेगी। एक वर्ड लिखा हुआ है अपेक्षा, मतलब समझाऊंगा। अपेक्षा कर सकेगी जिनका राज्य सरकार उस नगर पालिका की आवश्यकता और संसाधनों का ध्यान रखते हुए उस नगर पालिका द्वारा पालन किया जाना उचित समझे या पालन करना संभव हो सके। इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह है भाई साहब, अगर राज्य सरकार चाहे तो कोई भी साधारण आदेश या फिर विशेष आदेश, साधारण आदेश का मतलब है एक नॉर्मल आदेश दिया जाएगा
अगर आप वो काम कर सकते हो तो बेटर है हमारे लिए, राज्य सरकार ये बोलेगी। लेकिन विशेष आदेश, मान लो किसी काम की जरूरत ही है जो अधिनियम में यहाँ पे मेंशन नहीं है वो काम, लेकिन फिर भी अगर जरूरत है उस काम को करवाने की तो राज्य सरकार यहाँ पे नोटिस जारी कर कर वो काम नगर पालिका से करवा सकती है। अगर उनको लगता है राज्य सरकार को हाँ कि ये काम करने लायक है, ये काम मतलब संभव है, तो वो काम यहाँ पे सौंप दिया जाएगा और नगर पालिका को करके देना पड़ेगा। 47 के अंतर्गत ये बताया गया है। तो 45, 46 और 47 इन 3 धाराओं के अंतर्गत नगर पालिका के कार्य के बारे में बताया गया है। शॉर्ट में याद रखना है, 45 के अंतर्गत मुख्य कार्य आएंगे, 46 के अंतर्गत अन्य नगर पालिका कार्य आएंगे और 47 के अंतर्गत जो नोटिस देके जो कार्य करवाए जा सके वो कार्य आएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये काम खत्म होते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी 48 नंबर की धारा। अब देखो 48 के अंतर्गत क्या बताया गया है। 48 के अंतर्गत बताया गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्य। याद करो 45, 46, 47 के अंतर्गत बताया गया था नगर पालिका के कर्तव्य, नगर पालिका के कर्तव्य जो राज्य सरकार के द्वारा अधिनियम में बताया गया है, समझे। लेकिन 48 में क्या बताया गया है, 48 में एक पर्सन को टारगेट किया गया है, मुख्य पर्सन को। नगर पालिका के अंदर तो क्या आ गया, पूरा स्टाफ आ गया, कंप्लीट सब कुछ आ गया। लेकिन यहाँ पे 48 के अंतर्गत टारगेट किया गया है। टारगेट किसको किया है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। भाई अध्यक्ष का क्या काम है, उपाध्यक्ष का क्या काम है, समझो। फर्स्ट यहाँ पे मैं अध्यक्ष के बारे में आपको बता देता हूँ। नगर पालिका अध्यक्ष के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे। पहला पॉइंट क्या पॉइंट, धारा 58, ये हम आगे पढ़ेंगे, जब धारा 58 पढ़ेंगे उस टाइम में आपको बताऊंगा। धारा 58 में जो जो कार्य यहाँ पे बता रखे हैं वो यहाँ पे अध्यक्ष के जो जो भी कार्य है वो यहाँ पे समझो इसको। धारा 58 में यथा उपबंधित रूप में नगर पालिका की नियमित बैठकें आयोजित करना। अब ये बैठकें क्या क्या होगी हम 58 में पढ़ेंगे, धारा 58 में, है ना। तो जो जो बैठकें होती है उसको यहाँ पे उसका आयोजन कौन करेगा, अध्यक्ष साहब करेंगे। 6 पॉइंट में बताया गया है नगर पालिका की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना। तो आयोजित करना, अध्यक्षता करना, ये काम किसका हो गया, अध्यक्ष का हो गया। गए पॉइंट यहाँ पे नगर पालिका के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखना। एक मिनट, नगर पालिका के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखना, ये आप समझ गए होंगे। पीछे आपको पढ़ाता हुआ आ रहा हूं ऑलरेडी। जो लेखा जोखा होता है, जो पेमेंट वगैरह का जो उसका स्टाफ है उस पर निगरानी रखना किसका काम है, अध्यक्ष का काम है। यह पॉइंट, उस पर अधिरोपित या उसे प्रदत्त सभी कर्तव्यों का पालन और सभी शक्तियों का प्रयोग करना। उस पर अधिरोपित या उसे प्रदत्त सभी कर्तव्यों का पालन और सभी शक्तियों का प्रयोग करना। जो जो शक्ति उसके अंडर, मतलब जो जो काम उसके अंडर में है, जो जो भी उसके पास पावर है उसके अंडर में वो काम कर सकता है। जो भी आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझे। जो जो भी उसके पास पावर है जो राज्य सरकार की तरफ से दी गई है, वो अध्यक्ष है, तो उसको जो जो भी उसके पास पावर उसका फायदा वो उठा सकता है, वो काम वो कर सकता है। लास्ट पॉइंट, ऐसे अन्य कार्यपालक कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित दिए जाए या किए जाए। जो अलग से कार्य अगर उसको दिए जाते हैं कोई भी राज्य सरकार की तरफ से, तो ये काम अध्यक्ष साहब को यहाँ पे करने होंगे। ये अध्यक्ष का हो गया। नेक्स्ट आता है उपाध्यक्ष का। देखो नगर पालिका का उपाध्यक्ष, इसका क्या काम है, देखो नगर पालिका का उपाध्यक्ष अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो अध्यक्ष उसे समय समय पर प्रत्यायोजित करे। प्रत्यायोजित का मतलब है कि यहाँ पे कार्य सौंपना। अगर अध्यक्ष, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उपाध्यक्ष क्या होता है, अध्यक्ष का सहायक कर्मचारी होता है। वो अध्यक्ष की हेल्प करता है, वो सहायता करता है। तो अध्यक्ष अगर यहाँ पे कोई भी काम सौंप रहा है उपाध्यक्ष को, तो वो काम उपाध्यक्ष को करना पड़ेगा। अब इसमें यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिख रखा है, देख लो क्या पॉइंट। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में नगर पालिका की बैठकों की अध्यक्षता करना। अगर अध्यक्ष नहीं है तो बैठक का आयोजन कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष की छुट्टी पर या अनुपस्थित रहने के दौरान अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करना। अगर अध्यक्ष काम पे नहीं आ रहा, छुट्टी पे है, तो फिर काम उपाध्यक्ष करेगा। सिंपल था। 48 धारा कंप्लीट होती है। देखो बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। अब अगर आप राजपत्र खोल के पढ़ोगे ना एक बार इनको, तो वहां समझ ही नहीं आता, बातें खोपड़ी में नहीं घुसती। लेकिन भाई साहब जो ये पढ़ाया जा रहा है ना, क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, बाहर से नहीं आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था क्लासें लेने में मेरे को टाइम लग रहा है। उसकी वजह सिंपल सी है, भैया कंटेंट तैयार करने में टाइम लगता है। अगर मैं बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दूंगा राजपत्र से तो मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा वीडियो बनाना। लेकिन मुझे क्वालिटी देनी है। क्वालिटी आपको तभी मिलेगी, थोड़ा टाइम चाहिए, समझ रहे हो आप। तो जितना क्लासें आ रही है, जितनी क्लासें आ रही है उन्हीं को पढ़ो। टाइम लग रहा है लगने दो, एग्जाम का भी टाइम है। ये नहीं कि आपका 1 महीने बाद ही एग्जाम है, 5-7 महीने अभी आपके एग्जाम के, तो आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से 3 महीने के अंतर्गत आपका पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा एग्जाम से 3 से 4 महीने पहले। फिर धारा नंबर 49 अब आप देख लो। 3 धाराएं आज की कंप्लीट हो चुकी, 46, 47, 48, 49 में देखो क्या बताया गया। 49 में बताया गया है अभिलेखों की अभिरक्षा की सम्मिलित करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य। भाई साहब लोगों को क्या है कि इसका मतलब समझ नहीं आता।
आप तैयारी कर रहे हो वहां पे आरओईओ की, लेकिन इसका मतलब नहीं पता होगा अभी तक तो आपको। सही बोल रहा हूं मैं कि शक्तियां और कर्तव्य है ना। मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है मुख्य। नगर पालिका अधिकारी का मतलब तो आप समझते ही हो। देखो किसी भी नगर पालिका के अंतर्गत जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो सदस्य होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं राजनीतिक नगर पालिका पदाधिकारी के अंतर्गत। एक शब्द यूज लिया मैंने राजनीतिक, यानी कि वो निर्वाचन के थ्रू आए हैं। लेकिन जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर है वो आते हैं यहाँ पे मुख्य नगर पालिका अधिकारी के अंतर्गत। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, समझा रहा हूँ, समझ लेना ना। 3 चीजें होती थी, याद करो। पहला आपका नगर पालिका बोर्ड होता था। दूसरा आपका नगर पालिका परिषद होता था, परिषद। एक मिनट इरेजर। एक आपका नगर पालिका परिषद होता था और थर्ड होता था आपका नगर निगम। तो आप एक चीज देखो, जो यहाँ पे नगर पालिका बोर्ड के अंतर्गत जो पदाधिकारी होता है ना, यहाँ पे इसके अंतर्गत 2 कैटेगरी होती है, 2 कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी। क्या क्या होता है? कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी। कैटेगरी के सी के अंतर्गत वो आता है जिसकी जनसंख्या ज्यादा है। अगर 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो कैटेगरी सी के अंतर्गत आएगा। और अगर जनसंख्या अगर यहाँ पे 1 लाख से कम है तो वो कैटेगरी डी के अंतर्गत आएगा। बात कर रहा हूँ नगर पालिका बोर्ड की। तो यहाँ पे किसको लगाया जाएगा? यहाँ पे ईओ को लगाया जाएगा, ईओ को, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। लेकिन जो नगर परिषद और जो नगर निगम होता है इसके अंतर्गत यहाँ पे लगाया जाता है कमिश्नर को। अभी कमिश्नर आपका जो ये ईओ होता है ना, ईओ मैंने पहले 2 बार ऑलरेडी बता चुका, आज तीसरी बार बता रहा हूं। कमिश्नर कौन होता है? ये ईओ प्रमोशन के थ्रू आता है, इसको कमिश्नर बोलते हैं। और इसके अलावा जब यूपीएससी के थ्रू जो आईएएस वगैरह आते हैं ना, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो भी यहाँ पे जब नए होते हैं तो उनको भी यहाँ पे कमिश्नर पद पे लगा दिया जाता है। जस्ट 10 सेकेंड भैया, मैं आपको कर रहा हूं आधे घंटे बाद कॉल पक्का, ठीक है? मैं कर रहा हूं थोड़ी देर में कर रहा हूं, प्लीज। तो मैंने आपको बताया नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम, ये 3 चीजें होती थी। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो होता है ना वो ये होते हैं, ईओ कमिश्नर। इनको मुख्य नगर पालिका अधिकारी बोला जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक होता है राजनीतिक पदाधिकारी, एक होता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। समझ गए? अब तो बात हो रही है मुख्य नगर पालिका अधिकारी की जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ठीक है? अब समझो इनका क्या काम है यहाँ पे। धारा 49 के अंतर्गत इनके लिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। धारा 49 के अंतर्गत इनके लिए लिखा हुआ है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेगा। क्या क्या कार्य करेगा? पहला, किसी समिति व अध्यक्ष को सलाह देना। आपने देखा जो चुनाव लड़ते हैं बहुत ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादा नॉलेज नहीं होती, बस उनमें बोलना आता है, वो चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन काम करना नहीं आता। तो काम करवाने में कौन उनको मतलब अच्छा से अच्छा सजेशन दे सके, कौन हेल्प करेगा? वो हेल्प करेगा यहाँ पे आपका जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होगा वो। पहला पॉइंट क्लियर होता है, समझ आ गया? सेकंड पॉइंट, नगर पालिका के लेखाओं की परीक्षा करना। जो कागजी कार्रवाई होती है ना, जो डॉक्यूमेंट होते हैं लेखाओं, तो उन डॉक्यूमेंट्स का रख रखाव करने की यहाँ पे जिम्मेदारी होती है मुख्य नगर पालिका अधिकारी की। अगर कोई भी कागज इधर उधर होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मुख्य नगर पालिका अधिकारी की होगी। समझ आ गया? थर्ड पॉइंट, नगर पालिका के दस्तावेज रख रखाव के लिए उत्तरदायी। ये दोनों आ गया इसमें, है ना? जो यहाँ पे अभी आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, आगे चलते हैं। 3 पॉइंट हो गए। 4, नगर पालिका की बैठक में कोई विशेष टिप्पणी। जो बैठक होती है उसमें कुछ सजेशन दे सकता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सभी के सामने यहाँ पे सजेशन दे सकता है। 5 नंबर का पॉइंट, ऐसे अन्य कार्य करेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर सौंपे जाए। अगर कोई भी कार्य राज्य सरकार के द्वारा सौंपा जा रहा है तो अध्यक्ष तो साथ में करेगा ही, साथ में यहाँ पे आपके मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भी हेल्प करनी पड़ती है, उसको भी काम करवाना पड़ता है। देखो जो यहाँ पे जो एक तो कागजी कार्रवाई हो गई, इसके अलावा जो पेमेंट का लेखा जोखा होता है ना, वो आरओईओ, इनको यहाँ पे इनकी जिम्मेदारी होती है कि उन सब चीजों की यहाँ पे अच्छे से उनका ध्यान रखे। कुछ और चीजें बताता हूँ आपको, मैं अभी बता देता हूँ। इससे पहले एक बार धारा नंबर 50 देख लेते हैं, टॉपिक खत्म करते फिर मैं आपको बताऊंगा ना। एक बार पहले 50 देख लो, मैं भी आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। देखो मेन चीजें थी वो तो बता दी, थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगा ओनली नॉलेज के लिए। इससे पहले हमको धारा नंबर 50 एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। धारा नंबर 50 के अंतर्गत बताया गया है कार्यभार सौंपना। मैंने शायद इसके लास्ट वाले लेक्चर में धारा 43 या 44 जाके देखना, वहां भी मैंने आपको ये चीज बताई थी, ये टर्म मैंने बताई थी कार्यभार सौंपना। वहां भी मैंने बताया था कि अध्यक्ष नहीं होगा तो काम कौन संभालेगा, उपाध्यक्ष नहीं होगा तो काम कौन संभालेगा, दोनों ही नहीं होंगे तो काम कौन संभालेगा, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। अभी फिर से बता रहा हूं, देख लो। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य अपने पद पर नहीं है, अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य अपने पद पर नहीं है तो अध्यक्ष का कार्यभार कौन संभालेगा? उपाध्यक्ष संभालेगा।
और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो फिर काम किसको संभाला दिया जाएगा? सदस्य को संभाला दिया जाएगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। अगर अध्यक्ष काम पे नहीं है तो उपाध्यक्ष को काम संभाला दिया जाएगा, लेकिन दोनों ही काम पे नहीं आ रहे तो किसको काम संभाला दिया जाएगा? यहाँ पे किसी भी सदस्य को, अन्य सदस्य को काम संभाला दिया जाएगा। सेकंड नंबर का पॉइंट, उपाध्यक्ष का कार्य। अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष का काम कौन कर सकता है? अध्यक्ष कर सकता है। और अध्यक्ष का काम कौन कर सकता है? उपाध्यक्ष कर सकता है। मैंने ऊपर बता दिया था। उपाध्यक्ष का कार्य अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदस्यों को कार्यभार सौंपा जा सकता है। एक बार फिर से समझ लो, उपाध्यक्ष का काम अध्यक्ष तो यहां पे कर ही सकता है, लेकिन यहां पे देखो उपाध्यक्ष का काम अध्यक्ष कर सकता है, उपाध्यक्ष का कार्य अध्यक्ष को और अध्यक्ष का कार्य उपाध्यक्ष दोनों कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही अनुपस्थित है तो फिर सदस्य काम करेगा। ये मैंने यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, पीछे समझा दिया था। थर्ड नंबर का पॉइंट देखो, सदस्यों का कार्यभार अध्यक्ष को, अगर मान लो कोई सदस्य अवेलेबल नहीं है तो कार्यभार भाई साहब सदस्यों को भी संभालना पड़ सकता है। आप समझ गए, यानी कि कोई भी किसी का काम संभाल सकता है। और अगर अध्यक्ष भी नहीं है तो फिर उपाध्यक्ष को काम संभाला जाएगा। ये यहाँ पे ये समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल था। अब मैं आपको धारा नंबर 49 के अंतर्गत कुछ अलग से बताने वाला था, अब समझो, है ना। ये थोड़ा डिटेल बताऊंगा, इसलिए नॉलेज के लिए समझो। मैंने बताया था भाई साहब कि मुख्य नगर पालिका के कार्य सारे मैंने आपको बताए थे। अब होता क्या है, होता क्या है, आपने देखा होगा, जो जब मान लो किसी भी शहर में मकान बन रहा है तो वहां पे पट्टा भी बनता है, पट्टा जारी किया जाता है, उसके लिए नगर पालिका में जाना पड़ता है। वहां पे अध्यक्ष के साइन होते हैं, उपाध्यक्ष के, और आपका जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है इनका साइन होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जितनी भी कागजी कार्रवाई होती है नगर पालिका में, जितनी भी, उसमें जब तक मुख्य नगर पालिका अधिकारी के साइन नहीं होंगे ना, तब तक वो कार्रवाई यहाँ पे अधूरी मानी जाएगी, पूरी नहीं मानी जाएगी। तो आप समझ रहे हो, ये सबसे बड़ी पावर है मुख्य नगर पालिका अधिकारी की, कि यहाँ पे उसके साइन होते हैं कागजी कार्रवाई के समय, जिससे क्या होता है कि फर्जीवाड़े से बचा जा सके। आपने देखा होगा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये सब क्या करते हैं, साठ घाट करके फर्जीवाड़ा खूब करते हैं। मान लो किसी के लाइट का बिल ज्यादा आ गया, फिर वो तो अलग विद्युत विभाग हो गया, उसको छोड़ो, बहुत चीजें होती है। मान लो किसी के ऊपर जुर्माना ठोकना है, फिर उससे जुर्माना अधूरा लिया जाता है, बीच में रिश्वत ले ली जाती है। तो अगर ऐसा करता पाया जाता है, और मान लो ऐसा हो रहा है, और मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो भी है उसको पता है इस चीज के बारे में कि यार ऐसे फर्जीवाड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को विद इन 7 डे अगर वो यहाँ पे लेटर लिख के नहीं दे रहा, राज्य सरकार को नहीं बता रहा, नोटिफाई नहीं कर रहा, तो पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी? मुख्य नगर पालिका अधिकारी की पूरी जिम्मेदारी होगी। पूरी यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो यहाँ पे नुकसान होने वाला है वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी हो रहा है, उसी का होगा, और मुख्य नगर पालिका अधिकारी ही इस चीज का जिम्मेदार होगा। अगर कुछ भी यहाँ पे कुछ भी नुकसान होता है नगर पालिका को XYZ किसी भी तरीके से, चाहे वो आप किसी भी तरीके से मान सकते हो, चाहे पैसे का नुकसान होता है किसी भी तरीके से, और अगर मुख्य नगर पालिका को उसके बारे में पता है तो ये जिम्मेदारी बनती है मुख्य नगर पालिका अधिकारी की। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का क्या, वो तो 5 साल के लिए आए हैं, समझ रहे हो, तो वो तो भाई वो तो गड़बड़ करते हैं, चलो उसके ऊपर भी यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिम्मेदारी बनती है यहाँ पे मुख्य नगर पालिका अधिकारी। भाई वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी, वो मुखिया है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन है, तो उसको यहाँ पे पूरा काम अच्छे से संभालना पड़ेगा। ये चीजें यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। तो आज का लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ भैया आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो धारा नंबर 46 टू 45, धारा नंबर 46 टू 50 आज हमारी यहाँ पे खत्म होती है। आपका चैप्टर नंबर 2 भी समाप्त होता है। धारा नंबर 45 के अंतर्गत मैंने आपको जो मेन काम होते हैं, मुख्य कृत्य होते हैं, वो बताया था। 46 के अंतर्गत अन्य नगर पालिका कृत्य बताए थे। 47 के अंतर्गत वो काम बताए थे जो राज्य सरकार यहाँ पे विशेष या साधारण आदेश के द्वारा काम करवा सकती है। तो 46 हो गया, 47 हो गया। 48 के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष का क्या काम है। 49 के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, मान लो अगर वो यहाँ पे वो एब्सेंट है तो जो 49 के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी का क्या काम होगा, ये बता रखा है। और 50 के अंतर्गत बताया था कार्यभार सौंपना, यानी कि अगर कोई एब्सेंट है तो कौन काम करेगा, समझ गए। तो बस ये शॉर्ट में देखो ऐसे रिवाइज करना है आपको, कितना सिंपल था। बस आपको पूरा नोट इसी तरीके से रिवाइज करना है। बाकी उम्मीद है यार कि 1-2 महीने के अंतर्गत हमारा पक्का शॉर्ट नोट्स आ जाएगा पूरा पार्ट बी पे कंप्लीट। और पार्ट बी के साथ साथ डेफिनेटली राजस्थान की पूरी जीके भी आएगी, हैंड रिटन फॉर्म में कंप्लीट आएगा। तो टाइम तो लगता है देखो, कंटेंट तैयार करने में इतना आसानी से नहीं आता, मेहनत भी लगती है, पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, सब कुछ लगता है, ठीक है। तो मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, टेलीग्राम जरूर विजिट करना। सबसे पहले कंटेंट देखना, कंटेंट चेक करना, कंटेंट पसंद आए ना आप लोगों को तो ही इस चैनल को ज्वाइन करना, अदरवाइज मत करना। ये मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, कंटेंट चेक करना, ठीक है। RS मेंस पर्सन जो क्वालिफाइड है उसके द्वारा कंटेंट अपलोड किया जाता है, तो आप समझ सकते हो आपको वहां पे क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एम विद्यार्थी को सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सपोर्ट दिखा दो, और यार अपने दोस्तों को शेयर कर दो, इसमें आपके पैसे नहीं लग रहे, ठीक है। सब्सक्राइब कराओ, वीडियो को लाइक करो, अच्छी लगी हो तो शेयर करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 2 से 3 दिन के अंदर नई क्लास आ जाएगी
और फुल चांसेज है बहुत ज्यादा कि अगले 3 दिन के अंतर्गत आपकी राजस्थान की जीके स्टार्ट हो जाएगी। ज्योग्राफी से स्टार्ट होगा सब कुछ, बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल एकदम डीपली। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।